न्यूक्लियस की एक एक्टिविटी होती है रेडियो एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में न्यूक्लियस अपने आप टूटता है और उसमें से कुछ पार्टिकल इजेक्ट आउट हो जाते हैं। ये एक एक्टिविटी इट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो इसके लिए लिखिए रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज ए डिके। दिस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेस। कैसे 3 टाइप? जो पार्टिकल निकलते हैं उसके बेसिस पर हमने बनाया इसका डिके होना, मतलब उसका नष्ट होना। ये 3 तरह से हो सकता है जिस तरह के पार्टिकल निकलेंगे। तो फर्स्ट है अल्फा डिके। अल्फा डिके in which a particle which is helium nucleus is emitted out। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 2 ये इजेक्ट आउट होता है उसमें से। तो जो बड़ा न्यूक्लियस होगा उसमें से 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ये बाहर निकलते हैं। जब ये एक पैकेट ऐसे बाहर निकलता है देन व्हाट वी कॉल इट, देयर इज ए अल्फा डिके। ओके, सेकंड इज बीटा डिके। In beta decay, 1 electron is emitted out. 1 electron is emitted out. ये मत सोचिए कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आया। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है और इसको हम लोग न्यूक्लियस के रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मेक्स ए न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें होता है जो कंटिन्यूअस एक्सचेंज का काम कर सकता है, पर उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बाहर आके ऑर्बिट में घूम सके। ठीक है, पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हुए पाए गए हैं। सो दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हेन इट कम्स आउट वी कॉल इट बीटा पार्टिकल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बीटा डिके। ओके, बीटा डिके में एक और चीज भी हमने इंक्लूड कर ली। जो पार्टिकल छोटे छोटे निकलते हैं जिनके पास ई चार्ज होता है, ये ई चार्ज दोनों तरह का हमको मिला, नेगेटिव भी मिलता है और पॉजिटिव भी मिलता है। नेगेटिव ई को तो हम पहचानते हैं और उस पार्टिकल को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन। एक प्लस ई वाला पार्टिकल भी निकलता है ऐसा माना गया और वो पार्टिकल कहलाता है पॉजिट्रॉन। मास दोनों का बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन और positron. So either electron or positron is emitted out and this process is known as beta decay. तो नोट कर लीजिए क्या क्या निकलेगा उसमें से, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, that is beta decay. Third is gamma decay. गामा डिके में कौन बाहर निकलता है? तो आंसर है गामा डिके में फोटोन बाहर निकलता है। ठीक है, फोटोन निकलेगा तो इसमें एनर्जी कम हो जाएगी। सो गामा डिके फोटोन। फोटोन इज एमिटेड आउट। ठीक है, और फोटोन की एनर्जी हम सबको मालूम है क्या होती है, एच न्यू। तो उस एच न्यू एनर्जी के फोटॉन्स उसमें से निकलते हैं, जिसको हम लोग गामा रेज भी कहते हैं, क्योंकि इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और इनके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो इनको जिस कैटेगरी में रखा गया है उसको हम गामा रेडिएशन कहते हैं। इट्स ए वेरी डेंजरस रेडिएशन। ओके, तो इस तरह से
इसमें ये 3 तरह के रेडिएशंस होते हैं एंड दिस डिके, दिस लॉस इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव। जो पार्टिकल टूटकर बाहर निकलते हैं उसको हमने काउंट किया। फिर से 1000 न्यूक्लियस हमने लेके एक जगह पर रखे, उसमें से हमने देखा 1 टूट गया, फिर 2 टूट गया, फिर 3 टूट गया, उसको हम काउंट करते रहे। जो टूट गया उसको क्या बोलेंगे? डिके हो गया। ओके, तो हमने काउंट किया और उसका पर सेकंड रेट निकाला, तो हमने देखा कि वो 1 सेकंड में 10 टूट रहे हैं। ठीक है, दूसरे दिन फिर आए तो हमने क्या देखा कि अब जो बचे हुए न्यूक्लियस हैं वो सिर्फ 500 है। पहले दिन कितने थे? 1000। दूसरे दिन हमने देखा कितने बचे हैं? 500। फिर हम उसको काउंट करने बैठे और हम क्या देखते हैं कि 1 सेकंड में 10 डिके नहीं हो रहे, 1 सेकंड में सिर्फ 5 डिके होते हैं। डिके का रेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट कम हो गए। फिर तीसरे दिन आगे देखा सिर्फ 100 न्यूक्लियाई बचे। तो अब हमने काउंट करके देखा तो क्या देखा? 1 न्यूक्लियाई पर सेकेंड होता है। सो ये न्यूक्लियर एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके का रूल क्या है? डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। ये हमको क्या बताता है? चेंज इन नंबर, चेंज इन टाइम। दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट नंबर्स। अगर वहां पर प्रेजेंट नंबर कम होते चले गए तो डिके का रेट भी कम हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट रेट ज्यादा होगा तो डिके का रेट भी ज्यादा होगा। यानी जितना बड़ा सैंपल होगा उतना उसमें से ज्यादा डिके होगा। तो हमको एक क्वांटिटी चाहिए। अगर हमको एक पर्टिकुलर डिके चाहिए कि हमको 100 पार्टिकल्स, 100 न्यूक्लियाई पर सेकेंड तोड़ने वाला सैंपल चाहिए, तो हमको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। उससे छोटी क्वांटिटी लेंगे तो नहीं होगा। ओके, सो दिस इज। अब इसको अगर हम इक्वेट करेंगे, ये इसको हम फिर से लिखते हैं एंड नाउ वी राइट इट dn by dt। dn by dt, this is proportional to dn by dt। okay, proportional to n, or let's write it, this is equal to minus delta n by delta t। why minus? because there is a loss, there is a decay। नंबर कैसा होता जा रहा है? कम होते जा रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया? माइनस। ओके, सो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये कैसा होता है? निगेटिव चेंज होता है, मींस ये कम होते चले जाते हैं। Okay, then this we can write as dn by dt is proportional to n, or dn by dt is equal to a constant into n। ये है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। और उसके बाद ये जो लैम्डा है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। दिस इज नोन एज डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट और दूसरा नाम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। So rate of radioactive decay is equal to disintegration constant into n। ये हर न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाइज। तो हर बड़े न्यूक्लियाई का अपना एक रेट होता है कि वो 1 सेकंड में कितने टूटेंगे। ठीक है, कोई कम टूटते हैं, कोई ज्यादा टूटते हैं, इसलिए ये लैम्डा सबका अलग अलग मिलेगा। So we will remember this is different for
डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये अलग अलग होगा। ओके, अब इससे हम और आगे बढ़ते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं, एक रिलेशन हम बनाना चाहते हैं कि अगर हमने जीरो टाइम में हमारे पास न्यूक्लियाइड्स थे एंड नॉट न्यूक्लियस थे, उसके बाद वो टूटना शुरू हुआ और उसका रेट ऑफ डीके क्या है, लैम्डा। ठीक, तो अगर रेट ऑफ डीके लैम्डा है पर सेकेंड, तो थोड़ी देर के बाद टी टाइम के बाद कितने न्यूक्लियस हमारे पास बचेंगे, उसका हमको एक इक्वेशन चाहिए। फिर से सुनिए, शुरू में हमारे पास एन नॉट न्यूक्लियस थे, टी टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी, ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ी देर बाद ये नंबर रह गया n, नंबर रिमेनिंग आफ्टर टाइम t, नंबर रिमेनिंग आफ्टर टाइम t। ओके, लैम्डा क्या है हमको पता है, इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इनका आपस में रिलेशन बनाना चाहते हैं। देखिए ये रिलेशन किस तरह से बनेगा, यहां पर हमने लिया, इस n को इधर ले आते हैं और dt को इधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, dn अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा dt। ओके, dn अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा dt। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट टाइम पहले 0 था, फिर टाइम t हो गया, तो ये वाला साइड हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन t नॉट टू t। जब टाइम t 0 था उस समय नंबर कितना था, n0। जब टाइम t हो गया तो न्यूक्लियस का नंबर कितना रह गया, n, and this is dn by n। So if dn upon n is equal to minus lambda dt, तो इंटीग्रेशन करने से ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, माइनस लैम्डा विल कम आउट, माइनस लैम्डा, दिस कम्स आउट। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ओके, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dt, और उसकी लिमिट्स हमने रख दी t माइनस, दिस इज टाइम पीरियड, पहले टाइम t नॉट था, बाद में टाइम t हो गया, सो दिस इज डिफरेंस इन द टाइम। ओके, अब इधर देखिए क्या आएगा, dn अपॉन n का इंटीग्रेशन क्या होता है, log n, सो दिस विल बी log n माइनस n नॉट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log n अपॉन n नॉट, ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो टाइम है t माइनस टी नॉट, इसके लिए हमने लेटर मान लिया t, t नॉट को क्या माना, 0 टाइम से हमने स्टार्ट किया और कितना टाइम बीत गया, t, लेट t0 बी इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू t। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा t। So this is log n upon n naught is equal to minus lambda t। ठीक है, तो अब मुझे बताइए n upon n naught किसके बराबर होगा,
n upon n naught is equal to e to the power minus lambda t। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमने n naught को इधर ट्रांसफर कर दिया, so this will be n is equal to n naught into e to the power minus lambda n is equal to n naught e to the power minus lambda t। इसमें कौन कौन है? स्टार्ट किया कितने पार्टिकल से? n naught। t टाइम के बाद कितने न्यूक्लियस बच गए? n। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। t क्या है? बस ये सबका आपस में रिलेशन आ गया। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। और हमारे एग्जाम में कभी ये छोटा सा डेरिवेशन कभी कभी आता है। सो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ओके, उसके बाद हम एक और क्वांटिटी मानते हैं, रेट ऑफ डिके। ओके, उसको लेते हैं रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके इज अगेन डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। ये हमने सबसे शुरू में ही लिया था, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी। ये है रेट ऑफ डिके। लेकिन डेल्टा एन बाई डेल्टा डी किसके बराबर होता है? माइनस डी एन बाई डी टी। और इसको ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। ये हमने शुरू में किया। देयरफॉर आर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। बस रेट ऑफ डिके, दिस इज रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके मींस एक सेकंड में कितना डिके होगा, उसका रेट क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर टाइम इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। एन इज आर द रिमेनिंग न्यूक्लियस, जो नहीं टूटे हैं वो वाले न्यूक्लियस। ओके, दिस इज रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके, इसका हमने यूनिट बनाया। तो नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ ये जो रेट ऑफ डिके है, ये क्या चीज का रेट है? रेडियो एक्टिविटी का रेट है। रेडियो एक्टिविटी हम लोग समझ चुके हैं, न्यूक्लियस का टोटल रेडियो एक्टिविटी है। उस रेडियो एक्टिविटी का हमने एक और सिंप्लीफाइड शॉर्ट नाम बनाया, एक्टिविटी। तो इस आर को हम क्या लिखते हैं ब्रीफ में? एक्टिविटी। So activity is equal to lambda into n. Okay. तो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल, इसका एक यूनिट बनाया। फिजिक्स में हर क्वांटिटी का हम क्वांटिफाई करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी का भी एक क्वांटिफिकेशन किया, उसका यूनिट बनाया। तो नेक्स्ट नोट करिए, यूनिट ऑफ एक्टिविटी और यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसमें एक एसआई सिस्टम का यूनिट है और एक जो पुराना हमारा कस्टमरी चल रहा था, एक वो यूनिट है। सो एसआई सिस्टम, in SI system the unit is becquerel. Becquerel. Now what is meant by one becquerel activity? लिखिए, one becquerel activity means decay of one nucleus per second. Decay of one nucleus per second. This is one becquerel activity. So SI सिस्टम में हमने चीजों को सिंपल करना चाहते हैं, इसलिए हमने सबसे सिंपल रखा, one disintegration per second. Then this unit is one becquerel. अच्छा, जो पुरानी यूनिट हमारी चली आ रही थी, जो प्रैक्टिकल यूनिट थी, that was
क्यूरी। तो नोट करिए 1 क्यूरी। 1 क्यूरी इज 3.7 into 10 to the power 7 डीके पर सेकेंड। ये होती है क्यूरी। So 1 decay per second is 1 becquerel and 3.7 into 10 to the power 7 decays per second is 1 curie. ये दो तरह के यूनिट होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट एंड दिस इज एसआई सिस्टम यूनिट। ये एसआई सिस्टम है। ओके, सो दीज आर यूनिट्स ऑफ। So this is not 7, 10 to the power 10. 3.7 into 10 to the power 10 decays per second. ओके, तो बैकरल में 1 1 है, तो 1 क्यूरी कितने बैकरल के बराबर हुई? 3.7 into 10 to the power 10 कितने बैकरल के बराबर हुई? अब अगली चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इस क्वांटिटी की हमको जरूरत क्यों पड़ी? एक हमारे पास सैंपल है, उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा फोटॉन्स ये सब बाहर निकल रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कब तक निकलेंगे। कब तक निकलेंगे मतलब उसके निकलने की डिसइंटीग्रेशन की लाइफ कितनी है। तो उसको ये देखा गया कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है लेकिन डिसइंटीग्रेशन का रेट उसका कम होते चला जाता है। अब बहुत ज्यादा लाइफ होती है, डिसइंटीग्रेशन का रेट कम होते चला जाता है, तो हम उसकी लाइफ को नापेंगे कैसे? तो उसकी फुल लाइफ तो हो सकता है इंफिनिटी तक चला जाए। बाद में ये होगा कि वो 1 साल में एक न्यूक्लियस टूटता है, फिर उसके बाद 10 साल में एक न्यूक्लियस टूटता है। ऐसा करते 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 उसका रेट कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे उसका रेट भी कम होता जाएगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ 10 बचेंगे तो क्या होगा? रेट बहुत कम हो जाएगा, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल 2 बचेंगे तो और भी कम हो जाएगा, साल 2 साल में जाके एक पार्टिकल। इसलिए लाइफ को नापने का जो हमारा पुराना तरीका है टोटल टाइम निकालना, वो तरीका यहाँ पे काम में नहीं आता। तो हम एक दूसरा तरीका बनाते हैं लाइफ को कैसे नापा जाएगा। हम लाइफ के तरीके को इस तरह से नापते हैं, उसका हमने नाम दिया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ का कंसेप्ट क्या होता है? हाफ लाइफ का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हमने अभी एक सैंपल देखा रेडियो एक्टिव मटेरियल का, उस सैंपल में n न्यूक्लियस है n, और अब हमने अपनी घड़ी चलानी शुरू कर दी और उसको रोज रोज देखते जा रहे हैं, कम हो रहा है, वो 90% रहेगा, 80%, 70%। एक दिन ऐसा आया जब उसकी क्वांटिटी कितनी बची? n/2, और उस समय हमारा ये टाइम हो चुका t। ये तो ये वाला टाइम में इसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है, तो इस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। यानी उतने पीरियड में जो भी क्वांटिटी रही होगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ये थोड़ा सा अजीब तरह की कैलकुलेशन है। कैसे अजीब तरह की कैलकुलेशन है? तो देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जिसके पास 1000 पार्टिकल्स हैं, तो 1000 से 500 होने में इसको 1 डे लगा, तो एक दिन में कितना लॉस हो गया? 500। कितने बच गए? 500। अगले दिन हम देखते हैं, फिर एक दिन बीता। इस एक दिन के बाद अब ये हमारे पास बचते हैं 250। 250 कितना लॉस हुआ? तो एक दिन में वो कितने टूटते हैं ये फिक्स नहीं है।
क्या फिक्स है कि एक दिन में वो आधे हो जाते हैं। अगले एक दिन के बाद हमने इसको देखा और अब आप सब प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना बचेंगे 125। फिर से टाइम कितना लगा 1 डे और अब कितने माइनस हुए हैं 125। तो ये जो माइनस हो रहे हैं दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्या सिग्निफिकेंट है जो पुरानी प्रेजेंट क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी हाफ, ये कितनी हो जाएगी हाफ, ये भी कितनी हो जाएगी हाफ, और ये टाइम कितना लगा सेम टाइम लगा। अब ये जो सेम टाइम है इसी को हम क्या कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, सो ये हुआ हाफ लाइफ। तो नोट करिए हाफ लाइफ of a radionuclide, half-life of a radionuclide और ब्रैकेट में लिखिए T half life of a radionuclide T half is the time it takes for a sample that has a sample whose number of nucleus become half. Whose number become half. So half life of radioactive nuclei is the time it takes for any sample so that its number of nuclei become half. That is the time taken by. अच्छा, अब अगर हम इसको टाइम पीरियड को निकालना चाहें कि ये टाइम पीरियड कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है which says n is equal to n naught e to the power minus t। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है जो टाइम हमको निकाल के देता है। नाउ हमको हाफ लाइफ निकालना है कितना होगा, तो यहाँ पर नोट करिए एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ यहां पर बाय n is equal to n naught e to the power minus gamma t if t is equal to t half, then ये जब t half होगा उस समय ये n कितना हो जाएगा n is equal to n naught upon 2। ओके, ये दोनों वैल्यूज हमने यहां पे रख दी और ये वैल्यूज रखने से ये क्या हो जाएगा n naught by 2 is equal to n naught e to the power minus gamma t half। Okay, n naught cancel, so this is 1 by 2 is equal to minus gamma, or we can say 2 is equal to e to the power gamma into t by half। लॉग में इसको कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग ऑफ गामा इंटू लॉग टी हाफ इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, देन लॉग टी बाई 2 कितना हुआ
log 2. This is equal to gamma into t half. Gamma into t half is log 2. Okay. तो t half हुआ, t half is equal to log 2 अपॉन लैम्डा, और log 2 की वैल्यू हमने लिखी, log 2 की वैल्यू इज 0.693 अपॉन लैम्डा. दिस इज हाफ लाइफ. तो ये निकला एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ. तो यहां से हमने बनाया 2 is equal to e to the power this, therefore this becomes log of 2. So this power is log of 2. बेस क्या रहेगा? e. ओके, तो log 2 बेस e, इसकी वैल्यू क्या है? 0.693. So this is our formula for t. So half life period inversely proportional to disintegration constant. तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा, उतनी हाफ लाइफ कम होती जाएगी. इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड. तो ये होता है हाफ लाइफ. उसके बाद हम लेते हैं एक और लाइफ का हमने बनाया, और वो लाइफ कहलाती है एवरेज लाइफ. तो नेक्स्ट नोट करिए, एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ और मीन लाइफ सेम है. एवरेज लाइफ और मीन लाइफ सेम है. मीन, हाँ, एवरेज के लिए ही शब्द है मीन. तो मीन लाइफ लिख लीजिए, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ. सो मीन लाइफ इज मीन ऑफ, दैट इज एवरेज ऑफ टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द सैंपल. अगर हमारे सैंपल में 1000 न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस हैं, वो टूट रहे हैं, तो एक टूट गया अभी 1 सेकंड के बाद, हमने देखना शुरू किया, 1 सेकंड बाद एक टूटा, तो उसकी लाइफ कितनी है? 1 सेकंड. उसके फिर 5 सेकंड बीत गए, एक और टूटा, उसकी लाइफ कितनी? 5 सेकंड. तीसरा वाला टूटता है 20 सेकंड के बाद, तो उसकी लाइफ कितनी? 20 सेकंड. इस तरह से हम लाइफ गिनते चले गए हर न्यूक्लियस की. कब तक? लास्ट तक. उस समय सब खत्म हो गए. तो लास्ट वाले की लाइफ हो सकता है हमको 5 डेज मिले, 10 डेज मिले, 5 इयर्स मिले, या 100 इयर्स मिले. उस तब वो लास्ट टूटा, तो उसकी लाइफ कितनी ली जाएगी? 100 इयर्स. पहले वाले की 1 सेकंड. सबकी लाइफ को हमने ऐड कर दिया. सबकी लाइफ को ऐड करके हमने टोटल नंबर n से डिवाइड कर दिया. तो क्या आ गया? मीन लाइफ. ये होती है मीन लाइफ. ठीक है. तो मीन लाइफ का एक्सप्रेशन नोट करिए. सिर्फ यहां से हमने एक्सप्रेशन उठाया n नॉट, हर एक के साथ उसका टाइम dt मल्टीप्लाई किया, तो टोटल हमारे पास 0 से इंफिनिटी जो टाइम बीतेगा, क्योंकि इंफिनिटी टाइम पे जाके सारे के सारे पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. हर एक के हमने छोटे छोटे पार्ट कितने किए? dt. हर एक की लाइफ निकाली और सबका एडिशन किया, ये एक्सप्रेशन आया. ओके, तो इसको आप एज इट इज ऐसा याद कर लीजिए. दिस इज टोटल, दिस इज टाइम फॉर मीन लाइफ. इसको हमने डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? n नॉट. दिस इज टोटल. टोटल को कैसे निकाला? इंटीग्रेशन करके इंफिनिटी तक dt ले गए और उसको टोटल नंबर n नॉट से डिवाइड कर दिया, तो n नॉट कैंसिल हो गया, और ये सब कैंसिलेशंस के बाद क्या बचा? टाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. टाउ, दैट इज मीन लाइफ. सो मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. अब हाफ लाइफ के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला. हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या था? log 2 अपॉन लैम्डा. log 2 इंटू 1 अपॉन लैम्डा. 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर है? टाउ. सो दिस इज टाउ.
हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये दोनों का रिलेशन आपको याद रखना है। लॉग 2 कितना होता है 0.693, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ऑफ द एवरेज लाइफ। तो ये एवरेज लाइफ नेचुरली ज्यादा होगी, हाफ लाइफ उससे कम होती है, लेकिन उसकी 50% नहीं होती है। कितनी होती है 0.693। सो दिस इज मीन लाइफ एंड एवरेज लाइफ। ठीक, तो ये इसके दोनों लाइफ के बारे में आ गए। वैसे जो हमने पहले एक फॉर्मूला लगाया था कि 1000 से 500 और 500 से 250, 250 से 125, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगी। इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो सकता है आप मैथमेटिक्स में फंस जाए, बने ना बने, लेकिन वो टेक्निक हमारे न्यूमेरिकल्स में ज्यादा हेल्प करेगी। उसके न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे उससे ज्यादा अच्छे बनते हैं। We will do that। अभी एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं कि ये जो डिके हमने किए, ये डिके 3 तरह के जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल लेंगे कि कौन, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। इसका आपको एक एक एग्जाम्पल याद करना है और उसको नोट करिए। हाँ, ये देखिए अल्फा डिके। अल्फा डिके में ये हमने एक सैंपल लिया यूरेनियम का। यूरेनियम में से ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस यानी बिना कुछ एफर्ट किए अपने आप के पार्टिकल निकल के बाहर भागता है, ये अल्फा पार्टिकल। दिस इज 2,4 हीलियम न्यूक्लियस। इन 2 के कारण इसका नाम हीलियम। ये जब बाहर निकल के एमिट आउट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डिके, राइट। जब ये अल्फा डिके होता है, इन दोनों का मास अगर हम ऐड करते हैं तो इसके टोटल मास से थोड़ा सा कम मिलता है। अगर ये थोड़ा सा कम मिलेगा तो इसमें क्या हो गया, मास डिफेक्ट। कहां चला गया वो मास, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में हमको मिलती है, तो आंसर है ये जो अल्फा पार्टिकल है बड़ी स्पीड से जा रहा है, इसके पास वो एनर्जी है हाफ mv², प्लस इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, थोड़ा गर्म भी हो जाता है। तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस थर्मल एनर्जी। ये होता है अल्फा डिके। और इसका ऐसे एक एक न्यूक्लियस टूटते जाता है एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू थोरियम। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि इसमें ज्यादा पोर्शन थोरियम का हो गया है, अल्फा पार्टिकल बहुत से निकल गए। तो ये कैसा डिके है, अल्फा डिके। अब बीटा डिके देखिए। बीटा डिके में 2 तरह के बीटा डिके होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा माइनस चार्ज का तो बीटा माइनस डिके, और जब पॉजिट्रॉन निकलेगा प्लस चार्ज का तो बीटा प्लस डिके। बीटा माइनस डिके का एक एग्जांपल दिया गया है, पी फास्फोरस। इसके पास 15 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये 15 में से एक माइनस को माइनस कर दीजिए तो 15 माइनस -1 कितना हुआ, 16। 15 माइनस -1, तो ये माइनस इसमें से निकल गया, तो 15 माइनस -1 किया तो कितना हो गया, 16। मास में कोई अंतर नहीं आया, 32 का 32 ही है। खाली चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से, तो इसका चार्ज 16 हो गया। लेकिन जिस न्यूक्लियस का चार्ज 16 होता है उसको हम फास्फोरस नहीं बोलते, उसको सल्फर बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सल्फर। ये समझ में आ गया। तो फास्फोरस से क्या बना, सल्फर, और एक इलेक्ट्रॉन निकला। ये क्या है, बीटा डिके। जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए हम सोचते हैं कि साथ में एक और पार्टिकल निकला है, उसका नाम क्या है, एंटी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसी का उल्टा देखिए, ये एग्जांपल बीटा डिके में सोडियम, इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो 11 के कितने बचे, 10। तो इसका 10 वाले का नाम क्या होता है, नियम। इसलिए इसको हमने क्या लिखा, नियम। मास में कोई अंतर नहीं। तो ये रेडियो एक्टिव सोडियम है। रेडियो एक्टिव सोडियम से जब भी एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा वो पार्टिकल किसमें बदल जाएगा, नियॉन। और इसके साथ जो पार्टिकल निकलेगा दैट विल बी न्यूट्रॉन। इस तरह से जब ये बीटा पार्टिकल निकलता है मास में अंतर नहीं आता, एप्रिशिएबल अंतर नहीं आता। देखिए न्यूट्रॉन जब टूटता है तो क्या बनता है, प्रोटॉन, और उसमें से क्या निकल गया,
एक इलेक्ट्रॉन निकला, और वैसे ही प्रोटॉन में से एक पॉजिट्रॉन निकाल दीजिए तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं न्यूक्लियस। ये प्रोसेस चलती रहती है एंड ऑल दिस इज बीटा डीके। अब इसके बाद गामा डीके एक बचता है, उसका एक डायग्राम बना लीजिए एंड दैट इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिव। गामा डीके में हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है कोबाल्ट नंबर 27, मास 60। ये उसका एक आइसोटोप है, हेवी आइसोटोप। ये बड़े अपने आप स्पॉन्टेनियस अपने आप टूटता रहता है, और इसमें से क्या निकलता है? बीटा। अल्फा बाद में कभी निकलेगा, बारी से निकलेंगे। जब इसमें से ये बीटा निकलता है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 27 माइनस 1 28। तो कोबाल्ट से 28 वाला निकल बन जाता है। कोबाल्ट से क्या बनता है? निकल। लेकिन जब ये ऐसा इसमें से निकलता है तो इसमें थोड़ा सा मास डिफेक्ट आता है, यानी निकल का मास कोबाल्ट के मास से कम होता है मास। लेकिन ये बीटा और इसको जोड़ देंगे तब भी थोड़ा सा कम होता है। क्यों? मास का डिफेक्ट हो गया और वो एनर्जी निकली। तो यहां पर जो इसका ये जो लेवल आपको दिख रहा है हाइट, ये हाइट हमको दिखाता है एनर्जी लेवल। इसके पास ये एनर्जी इतनी होती है कोबाल्ट के पास। जैसे ही बीटा पार्टिकल निकलता है मास कम हो जाता है, ये इसकी एनर्जी आ गई बीटा पार्टिकल निकलने से। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस पार्टिकल की एनर्जी अपने आप यहां से यहां आ गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई? इसमें से एक फोटोन निकला। ये जो फोटोन निकला वो एनर्जी hν लेके निकला, उसको हम क्या कहते हैं? गामा रे। और उसमें कितनी एनर्जी होती है? 1.17। फिर थोड़ी देर बाद एक और फोटोन निकला, उसके पास कितनी एनर्जी होती है? 1.33। दो फोटोन निकलते हैं, इसकी एनर्जी यहां से गिर के यहां तक आ जाती है। और ये बीटा निकलने के कारण यह क्या बन गया? निकल। दैट इज देयर। लेकिन साथ में दो फोटोन भी निकलते हैं। तो बीटा, अगर सिर्फ बीटा निकलता तो एनर्जी इतनी रहती, पर हमने देखा उसकी एनर्जी इतनी हो गई और उसमें से बहुत ज्यादा चमक निकली। दैट इज गामा रेज। उसमें से गामा रेज निकली, फोटोन निकली, एक ऐसी और एक ऐसी, दो फोटोन निकलते। तो ये एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल है? गामा रे। दिस इज गामा डीके। ठीक है, ये गामा रेज के एग्जाम्पल हो गए गामा रे। ठीक, तो ये हो गया रेडियो एक्टिव में कितने तरह के डीके होते हैं। और इसमें कुछ रूल्स हैं रेडियो एक्टिविटी के, वो मैं देख रहा था, रेडियो एक्टिविटी। ओके, ये रूल्स नहीं दिए। अच्छा, एनीवे इसके रूल्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ नहीं निकलते, या तो अल्फा डिसइंटीग्रेशन होगा या बीटा। अल्फा और बीटा एक साथ नहीं होते। तो जब अल्फा निकलेगा उसके साथ गामा निकल सकते हैं फोटोन, बीटा निकलेगा उसके साथ गामा निकलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग निकलते हैं, अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते। ठीक, ये रेडियो एक्टिविटी के रूल है। अब अगर एक सैंपल में से, एक रेडियो एक्टिव सैंपल में से, यहां से हमने मटेरियल रखा है और यहां से रेडियो एक्टिव ऐसे निकलती है, तीनों एमिशन हो रहे हैं। कुछ एमिशन हम देखते हैं, यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसको प्लस दिया और इसको माइनस दिया। कुछ चार्जेस हम देखें ऐसे मुड़ गए, कुछ पार्टिकल ऐसे मुड़ गए और कुछ पार्टिकल यहां से ये सीधे। ये तीन तरह के एमिशन हुए। इसमें अल्फा बीटा गामा कौन से है पहचानिए। तो जो माइनस को अट्रैक्ट करेगा वो कौन से? अल्फा। तो ये कौन से हुए? अल्फा। जो प्लस को अट्रैक्ट करेगा बीटा, उसकी तरफ चले जाएंगे। और जो अल्फा बीटा दोनों से अफेक्टेड नहीं होते वो फोटोन होते, क्योंकि फोटोन पे चार्ज नहीं होता, वो गामा रेज को सीधी जाएगी।
ये बताइए इसका कण छोटा क्यों है और इसका बड़ा क्यों है? क्योंकि अल्फा ज्यादा भारी होते हैं और बीटा हल्के होते हैं। ठीक, ये सॉरी मैंने उल्टा बना दिया। अल्फा को ज्यादा ऊपर जाना चाहिए क्योंकि इसके पास मोमेंटम ज्यादा होता है, ये हैवी होते हैं, और बीटा हल्के होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा फोर्स लगने से ही मुड़ जाएंगे। सो दिस विल बी बीटा। तो ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा एंड दिस इज गामा। ये अब समझ में आ गए? ठीक है, तो ये बारी बारी से अल्फा बीटा निकलते और बीच बीच में एनर्जी निकलती है गामा के फॉर्म में। एक साथ कभी भी तीनों नहीं निकलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी, और बाकी आप बुक से इसको और भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे एंड दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। बस उसमें फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल बी एबल टू स्टार्ट केमिकल।